विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड पेपर 1 में सामाजिक विचार पेपर की बात कर रहे थे, सामाजिक विचार की बात कर रहे थे। और इसमें हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर बात कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक देखा कि द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है और हीगल का द्वंद्ववाद क्या है और हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो हमने ये देखा कि द्वंद्ववाद चिंतन की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता है। प्रकृति का विकास प्रकृति में विद्यमान विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के कारण ही होता है। फिर हमने हीगल के द्वंद्ववाद की बात की और उसमें हमने देखा कि समाज में हीगल ये कहते हैं कि समाज के निरंतर विकास की वो बात कर रहे हैं और संघर्ष के द्वंद्ववाद की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित है और वे मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की भी बात करते हैं और उनके हिसाब से उनके विचार से विचार निर्णायकवाद होता है। ये सब बात हमने पिछले वीडियो में की थी, पिछले व्याख्यान में की थी। और आज हम मार्क्स के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों की बात करेंगे या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कार्ल मार्क्स ने कौन सी विशेषताएं बताई है उनकी बात करेंगे। फिर हम मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना करेंगे और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे और उसका महत्व, उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मार्क्स के भौतिकवादी विचार मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद संबंधी विचारों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववादी विचार को तो ग्रहण किया किंतु उसमें बहुत कुछ संशोधन किया। मार्क्स ने हीगल के इतिहास दर्शन का जो आधारभूत तत्व था, विचारों की प्रधानता, उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को पूरी तरह से अस्वीकार किया। मार्क्स कहते हैं कि किसी विचार को देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती तो वह वैज्ञानिक नहीं है। मार्क्स सामाजिक क्षेत्र में केवल उस जगत को वैज्ञानिक मानते हैं जो दिखाई देता है। तो मार्क्स के लिए भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि सर्वथा सत्य है और अदृश्य विचार या विश्वास जैसे चेतना, विचार, आत्मा, इन सबको वो बाद में मानते हैं। भौतिकवाद का विचार यह है कि अस्तित्व प्राथमिकता है और वही चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद की जो मान्यता दी है उसके आधार या कारण अर्थात आत्मा एवं निरपेक्ष विचार आदि के सिद्धांत को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक हैं जबकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। मार्क्स ने हीगल के मूल रूप में से दो बातें ग्रहण की, एक द्वंद्व की अवधारणा और दूसरी अध्ययन विधि। मार्क्स का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटनाक्रम को समझने का तरीका द्वंद्ववादी है। मार्क्स के अनुसार प्रकृति का घटना प्रवाह सदा गतिशील और परिवर्तनशील है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दुनिया को देखने का साम्यवादी दृष्टिकोण है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि विश्व का निर्माण आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं वरन भौतिक वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियां पाई जाती हैं जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। तो अब तक ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे हीगल के उससे, लेकिन अपन अब मार्क्स के दृष्टिकोण से ये सब देखने का प्रयास कर रहे हैं। मार्क्स आदर्शवाद के अनुसार हमारी चेतना, विचार, प्रत्यक्ष दर्शन, उपलब्धि और अनुभूति में भौतिक जगत, प्रकृति और जीव का अस्तित्व है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। किंतु मार्क्स के भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ, प्रकृति और जीव वैश्विक वास्तविकता है और जिसका अस्तित्व हमारी चेतना से बाहर है।
उससे परे है। तो मार्क्स के अनुसार पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की एक सर्वश्रेष्ठ उपज है। तो मार्क्स पदार्थ को महत्व दे रहे हैं, चेतना को महत्व नहीं दे रहे, जबकि हीगल चेतना को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के चल रहे थे। तो मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अगर अपन लक्षण देखें, अपन ने पिछले व्याख्यान में हीगल के अनुसार देखे थे, अब अपन मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्टिकल मैटरलिज्म। तो मार्क्स गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता को का नियम देते हैं, और वे कह रहे हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है, परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, विकास प्रकृति का नियम है और यह विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषता के कारण होता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ निष्क्रिय न होकर सक्रिय होता है। मार्क्स का मत है कि किसी भी वस्तु में दो तत्व मौजूद होते हैं, एक वस्तु की निरंतरता को बनाए रखता है और दूसरा तत्व निरंतरता का विरोध करता है। पदार्थ में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है, यह संघर्ष ही पदार्थ को आगे बढ़ाता है। तो मार्क्स पदार्थ में निरंतरता की बात कर रहे हैं, गतिशीलता की बात कर रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास सदैव पदार्थों में अंतर विरोधी एवं मतभेदों में परस्पर संघर्षों के कारण ही होता है, और पूंजीवाद में ही पूंजीवाद का विनाश पाया जाता है। तो मार्क्स के अनुसार मार्क्स इन सबको गतिशीलता को कुछ संदर्भ में देखता है। इसमें अपन देख रहे हैं कि पदार्थ विश्व का मूल है और एक वास्तविकता है। मार्क्स के अनुसार चेतना के स्वरूप को पदार्थ निश्चित करता है, न कि चेतना पदार्थ के स्वरूप को। विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है और संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं है। संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों स्वरूपों में होता है। मार्क्स के अनुसार परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो मार्क्स कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता है, किंतु बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब वह मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक में बदल जाता है। यदि हम उदाहरण के लिए यदि हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पहले तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, किंतु बाद में उसमें से उसकी ऐसी अवस्था आती है जब वह भाप बन जाता है। यही द्वंद्ववाद के विकास की प्रक्रिया है। कार्ल मार्क्स निषेधों के निषेध के नियम की बात भी कर रहे हैं, और उनके अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियाँ, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियाँ हैं। जब उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती है तो संघर्ष उत्पन्न होता है और इसके फलस्वरूप विकास होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विकास भौतिक पदार्थ में स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है, और इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक विकास की प्रक्रिया में वाद यानी थीसिस, प्रतिवाद एंटीथीसिस और संवाद सिंथेसिस की तीन अवस्थाएं होती है। एक अवस्था अपनी पूर्ववर्ती अवस्था का निषेध होती है और धीरे धीरे उसमें भी विरोध सक्रिय हो जाता है और नई अवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार निषेधों के निषेध की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी क्रम में परिवर्तन चलता रहता है। जैसे हम बोए हुए अनाज का दाना, अगर हम अनाज के दाने को देखते हैं तो प्रथम निषेध उसमें से अंकुर निकलता है और वो बड़ा होकर पौधा बनता है, और प्रथम निषेध का निषेध ये पौधा होता है, और फिर पौधे से वापस पौधा धूप और शीत और वायु से पूर्णतया फिर परिवर्तित होता है और ये फिर निषेध का निषेध होता है। इसके आगे की ये संवाद की स्थिति होती है, और इसके आगे की जो विशेषताएं हैं या कार्ल मार्क्स इसके आगे क्या बात कर रहे हैं या हीगल और मार्क्स की तुलना, ये हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।